नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे व्याकरण का भाग चल रहा है और व्याकरण में हम बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे भाषा, व्याकरण के बारे में, फिर संज्ञा के बारे में। और हमारा जो पिछला सेशन था, इसमें हमने सर्वनाम पढ़ने शुरू किए थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे उसी को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बार बार कहती हूँ कि आप व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो इसको हमें समझने के साथ साथ लिखने की भी आवश्यकता होती है। तो आप अपनी कॉपी, चाहे आपने रफ कॉपी बना रखी है चाहे फेयर कॉपी है, आप अपने हाथ में कॉपी पेन पेंसिल ले लीजिए और साथ के साथ जैसे ही मैं आपको यहाँ से पढ़ाती हूँ, आप उसको साथ साथ लिखते भी अपनी कॉपी में रहिए, क्योंकि ये आपके समझने के लिए, पढ़ने के लिए सही रहेगा। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। और सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम, और जो कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, और इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। ये हमने पढ़ा था और सर्वनाम के भेद हमने पढ़ने शुरू किए थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। और जिसमें हमने पढ़ा था कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैं, वह, तुम आदि, ये जो है सारे शब्द किस तरह के शब्द हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम भी, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें आपको देखने को मिली: बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और अन्य व्यक्ति। तो इसमें क्या होता है कि आपको जब ये तीन चीजें यहाँ पर आपने देखी, तो इसको भी हमने तीन तरह से, तीन उपभेद इसके बनाए कि कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको भी हमने बिल्कुल दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा। और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हमने किसे कहा? कि जो सर्वनाम शब्द हम बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात अपने लिए या फिर जो लिखने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए करते हैं, उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे आदि। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी इस तरीके से बताए थे। आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने कहा कि जो सर्वनाम शब्द हम सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात श्रोता के लिए करते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। उदाहरण के लिए, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि। और इस तरह से एग्जाम्पल भी हमने इसके पढ़ लिए थे। आगे बढ़ेंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमने पढ़ा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति या सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और क्या क्या थे? जैसे वह, वो, उसका, उनका, उन्हें आदि। और इस तरह हमने एग्जाम्पल से भी इन्हें समझा था। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेद। अगला, हम सर्वनाम का अगला भेद हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का हम अगला भेद कौन सा पढ़ेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2, निश्चय वाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम? जैसे कि मैंने आपको पहले दिन भी थोड़ा सा बताया था, निश्चयवाचक अर्थात जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी घटना की ओर संकेत करते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, पहले सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। जो सर्वनाम शब्द, नाम शब्द किसी निश्चित, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की तरफ, घटना की ओर संकेत करता है, घटना की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहती है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जो शब्द हमें किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में या निश्चित वस्तु के बारे में बताता है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण के लिए किस तरह से हम इसको बोलेंगे? यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, यह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पर यह मेरी पुस्तक है, किसी भी वस्तु, जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरी कलम है, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत कर रहा हो, जैसे कि यह शब्द जो यहाँ पर है, ये केवल और केवल मेरी जो पुस्तक है उसकी तरफ संकेत कर रहा है। मैं अपनी पुस्तक की तरफ संकेत करते हुए कह रही हूं कि यह मेरी पुस्तक है। वह मेरा घर है, अर्थात मैं अपने घर की तरफ संकेत कर रही हूं कि वह मेरा घर है, निश्चित उसका जो स्थान है। यह मेरा विद्यालय है। या कुछ भी हम दूसरे व्यक्ति को भी कह सकते हैं, वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारी गाड़ी है। तो इस तरह से किसी भी निश्चित वस्तु के बारे में या निश्चित व्यक्ति के बारे में, जैसे हम बोलेंगे कि वह मेरा भाई है। ठीक है, तो इस तरह निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर जो संकेत करता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो कि सर्वनाम का दूसरा भेद है। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो वह सर्वनाम शब्द, देखिए जब हमने पहले बोला बिल्कुल उसका अपोजिट है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो बिल्कुल निश्चित वस्तुओं की ओर संकेत करता है, व्यक्ति और की ओर संकेत करता है, घटना की ओर संकेत करता है। लेकिन अनिश्चयवाचक की बात हो रही है, तो वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु का बोध ना कराता हो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फटाफट से पहले परिभाषा लिख लेते हैं। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं हो रहा है, तो हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो उदाहरण के तौर पे हम किस तरह से समझेंगे इनको? जैसे दाल में कुछ काला है। आपको वस्तु निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ है। ठीक है, बाहर कोई खड़ा है। आपको पता है बाहर कोई है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं पता कि कौन व्यक्ति है। ठीक है, तो बाहर कोई खड़ा है। या दूध में कुछ गिर गया है। दूध में कुछ गिर गया है, दाल में कुछ काला है, बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या काला है, दाल में क्या चीज गिरी हुई है, या बाहर कोई कौन खड़ा है, या दूध में कुछ गिर गया है। तो किसी भी जो यहाँ पर सेंटेंस है, आपको उसमें कोई भी चीज निश्चित रूप से नहीं बताई गई है। ना तो किसी व्यक्ति का नाम लिया गया है, ना तो किसी वस्तु का नाम लिया गया है, और नहीं ना ही किसी स्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जहाँ पर ना तो किसी व्यक्ति के बारे में हमें स्पष्ट रूप से पता होता है, ना वस्तु ना स्थान, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? नंबर 4 है संबंध वाचक
सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के प्रयोग के लिए दूसरे सर्वनाम शब्दों या संज्ञा शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयोग की गई किसी भी सेंटेंस में दूसरा अगर कोई या तो सर्वनाम शब्द आ रहा है या दूसरा कोई संज्ञा शब्द आ रहा है तो उसके साथ संबंध बताने का जो काम करते हैं उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे वे सारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि जैसा और वैसा, जिसका और उसका, या इस तरह से बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द की हम सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग के लिए में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्द यहाँ पर है, जैसे जैसा, वैसा, जिसका, उसका। तो जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसा वैसा, तो ये जो शब्द है ये एक सेंटेंस है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोनों सर्वनाम शब्दों का आपस में ये दोनों सर्वनाम शब्द आपस में
एक दूसरे से संबंधित है कि जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो व्यक्ति है उन दोनों में और उसकी जो भैंस है उन दोनों में संबंध, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात यहाँ पर पूरा जो एक सेंटेंस है ये दोनों शब्द आपस में इस सेंटेंस में एक दूसरे से संबंध इनका दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि जो ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे जो सेंटेंस में आए हुए, वाक्य में आए हुए दूसरे सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब नंबर 4 आता है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5 निज वाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, क्योंकि निज अर्थात स्वयं, अपने लिए, निजी, तो निज यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, अर्थात उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, खुद, इसके बहुत सारे आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, ठीक है, तो कर्ता के साथ अपनेपन के लिए, यहाँ पर सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा, अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए, या फिर जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण है यहाँ पर, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, आप ही, या स्वयं ही। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? मैं स्वयं विद्यालय जाऊंगा। मैं गृह कार्य
अपने आप कर लूंगा। मैं खुद बाजार जा सकता हूँ। मैं स्वयं विद्यालय जाऊंगा। मैं गृह कार्य अपने आप कर लूंगा। मैं खुद बाजार जा सकता हूँ। तो इस तरह के जो सर्वनाम शब्द है वो कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए, अर्थात यहाँ पर जो मैं शब्द है या राम, यहाँ पर मैं की जगह मैं कुछ भी शब्द ले सकती थी और भी, लेकिन यहाँ पे मैं स्वयं विद्यालय जाऊंगा, अर्थात कर्ता जो है वो अपने आप के लिए कह रहा है, अपने स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं खुद से विद्यालय जाऊंगा। मैं गृह कार्य अपने आप कर लूंगा, और कर्ता कहता है कि मैं अपने गृह कार्य को अपने आप कर लूंगा, अर्थात ये स्वयं के बारे में बात की जा रही है। मैं खुद बाजार जाऊंगा, तो ये भी स्वयं के बारे में सारी बातें हो रही है, कर्ता के बारे में सारी बातें हो रही है, तो इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। अंत में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, इनको भी हम समझेंगे। सर्वनाम शब्दों का अंतिम भेद प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, क्योंकि साफ पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए तथा किसी स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए, जब हम प्रश्न करने के लिए जिसको हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लिखते हैं फिर इसको समझेंगे। जिस सर्वनाम शब्दों का सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम किसी व्यक्ति के विषय में, वस्तु के विषय में, स्थान के विषय में
प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इन सर्वनाम शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण कुछ देख लेंगे। किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? यह किसकी यह किसकी कलम है? आप चाय लोगे या कॉफी? आपका घर कहाँ है? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो इस प्रकार के सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए और व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए, वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझ ली है, बहुत अच्छे से पढ़ ली है। तो बच्चों, आज हमारे जो सर्वनाम के 6 भेद हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं और उदाहरणों से भी हमने इन्हें समझ लिया है। जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम इस पाठ से जुड़ी हुई कुछ और बातें करेंगे और फिर बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ पढ़ा है और कुछ प्रश्न जो एक्सरसाइज के हैं, अभ्यास के हैं, वो हमने नहीं किए हैं। तो आगे के इस सेशन में हम अभ्यास से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को करेंगे और क्योंकि आपके पास टाइम है अगले सेशन तक के लिए, तो आज आप इसको घर में सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद हम अगले सेशन में जब प्रश्न करेंगे तो आप भी इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।